अगला चैप्टर हमारा बिजनेस में संगठन ढांचा। ठीक है, संगठन ढांचे इसका अर्थ और प्रकार। तो संगठन संरचना के गलत होने पर व्यवसाय की कार्यक्षमता विशेष रूप से प्रभावित होती है और यहाँ तक कि ये व्यवसाय का विनाश भी कर देती है। संगठन ढांचा। संगठन ढांचे का अर्थ है संबंधों की उस विशेष संरचना से है जिसका निर्माण संगठन प्रक्रिया के दौरान में किया जाता है। तो जो संगठन संरचना के प्रारूप है, संस्था में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को कुछ कार्य सौंपे जाते हैं और कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, व्यक्तियों को कार्य सौंपे जाते हैं और उनको उस कार्य को पूरा करने के लिए अधिकार सौंपे जाते हैं। विभिन्न व्यक्तियों को ये अधिकार और दायित्व किस प्रकार दिए जाए, ये संस्था की कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। विभिन्न संस्थाओं की कार्य की प्रकृति में अंतर हो सकता है, अतः कार्य की प्रकृति अलग होने के कारण अधिकार और दायित्वों के विभक्त करने के ढंग भी अलग होते हैं। अर्थात विभिन्न व्यवसायों की संगठन संरचना अलग अलग होती है। संगठन संरचना के मुख्य प्रारूप निम्नलिखित हैं: कार्यात्मक संगठन, डिविजनल संगठन, रेखा संगठन और शीर्ष संगठन, रेखा स्टाफ संगठन या शीर्ष और समांतर संगठन। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो फर्स्ट दो ही हैं, कार्यात्मक संगठन और डिविजनल संगठन, तो हम यही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है कार्यात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। कार्यात्मक संगठन ढांचा। कार्यात्मक संगठन ढांचे का अर्थ है पूरी संस्था को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं के आधार पर विभाजित करने से है। ठीक है, संस्था को उसके द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उनके आधार पर विभक्त करने से है। संगठन ढांचे की ये सबसे सरल और सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है। इसमें एक जैसी सभी क्रियाओं को अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है, जिन्हें विभाग कहते हैं। जैसे एक निर्माणी संस्था की सभी क्रियाओं को उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, वित्तीय विभाग और सेवा वर्गीय विभाग में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक विभाग में पुनः उप विभाग स्थापित किए जाते हैं। जैसे विपणन विभाग में विक्रय, विज्ञापन और बाजार शोध 3 उप विभाग बनाए जा सकते हैं। उप विभागों के अधिकारी विभागाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विभागाध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रति। कार्यात्मक संगठन ढांचे को निम्न चित्र से स्पष्ट किया जाता है। तो देखो, इसमें सबसे पहले शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है। उसके बाद है संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये अंशधारियों में से चुने हुए व्यक्ति होते हैं या व्यक्तियों के समूह होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, ये ऊपर के अधिकारी होते हैं। उसके बाद संपूर्ण विभाग को इन विभागों में बांटा जा सकता है: उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, वित्त विभाग, सेवा वर्गीय विभाग। ठीक है, उसके बाद विपणन विभाग को जैसे आगे 3 भागों में बांट दिया: विक्रय विभाग, विज्ञापन विभाग और बाजार शोध विभाग। तो उत्पादन विभाग का कार्य क्या होगा? उत्पादन करना। विपणन विभाग का बाजार में बेचना। वित्त विभाग का वित्त उपलब्ध कराना। सेवा वर्गीय विभाग का जो व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति करना। ठीक है, उसी प्रकार से विपणन विभाग को विक्रय विभाग, इसका कार्य केवल बेचना होगा, विज्ञापन करना होगा और बाजार में नए नए शोध करना होगा। मतलब इसमें संपूर्ण क्रियाओं के आधार पर संगठन में बांट दिया जाता है। कार्यात्मक संगठन के लाभ। फर्स्ट है विशिष्टीकरण के लाभ। पूरी कंपनी को मुख्य क्रियाओं के आधार पर अनेक विभागों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक विभाग का कार्य एक विशेषज्ञ प्रबंधक की देखरेख में होता है। इस प्रकार कम समय में अधिक और अच्छा काम किया जाता है, जिससे विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। सेकेंड है समन्वय की स्थापना, समन्वयता, कोऑर्डिनेशन। क्योंकि जो काम है वो अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक होता है, इसलिए उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। एक विभाग में काम करने वाले सभी व्यक्ति अपनी अपनी जॉब के विशेषज्ञ होते हैं। इससे विभागीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने में आसानी रहती है। प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि। क्योंकि एक ही काम को बार बार किया जाता है, इसलिए यह प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि में सहायक है।
इससे लाभों में वृद्धि होती है। प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई, संगठन के इस प्रारूप में प्रयत्नों की अनावश्यक दोहराई समाप्त हो जाती है। जैसे वित्त का कार्य केवल वित्त विभाग द्वारा किया जाता है, अर्थात 2 या अधिक वित्त विभाग बनाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार मानवीय और अन्य साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग संभव होता है। फिर यह प्रशिक्षण में सहायक है, क्योंकि इसमें कर्मचारियों के सीमित कौशल पर ही ध्यान केंद्रित होता है। उदाहरण के लिए वित्त विभाग के कर्मचारियों को केवल वित्तीय मुद्दों से संबंधित प्रशिक्षण ही दिया जाता है। उसके बाद है कार्यात्मक संगठन में दोष। अब किसी भी चीज़ में अगर उसके प्रॉफिट होंगे तो साथ में दोष भी होंगे। तो कार्यात्मक संगठन के दोष, फर्स्ट है संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना। तो इसमें देखो अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं, सभी विभागों के अपने अपने उद्देश्य होते हैं। तो जो विभागीय अध्यक्ष होते हैं वो केवल अपने उद्देश्यों को समान महत्व देते हैं, संगठन के उद्देश्यों की वो अवहेलना करते हैं। प्रत्येक विभागीय अध्यक्ष अपनी इच्छानुसार काम करता है, वे हमेशा अपने विभागीय उद्देश्यों को महत्व देते हैं, अतः संगठनात्मक उद्देश्यों की हानि होती है। जैसे उत्पादन विभाग अपने साथ बनाने के लिए उच्च क्वालिटी का माल तैयार करता है, इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि बाजार में रुझान मध्य क्वालिटी माल क्रय करने का है। उसके बाद है अंतर विभागीय समन्वय में कठिनाई। तो जब अलग अलग विभाग हो जाते हैं उनमें भी तालमेल में स्थापना करनी होती है। सभी विभागीय अध्यक्ष अपनी मनमानी में काम करते हैं, जिससे विभाग के अंदर समन्वय स्थापित होता है, लेकिन इससे अंतर विभागीय समन्वय कठिन हो जाता है। हितों में टकराव, प्रत्येक विभागीय अध्यक्ष प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है अपने इस अहम को संतुष्ट करने के लिए। वे अधिक से अधिक संसाधनों की मांग करते हैं, इससे संघर्ष उत्पन्न होता है और संपूर्ण विकास में बाधा। यह पद्धति कर्मचारियों के पूर्ण विकास में बाधक है, इससे प्रत्येक कर्मचारी कुल जॉब के एक छोटे से भाग का स्पेशलिस्ट बन पाता है। उसके बाद है कार्यात्मक संगठन की उपयोगिता। कार्यात्मक संगठन ढांचा निम्नलिखित परिस्थितियों में उपयोगी है: जहाँ व्यवसायिक इकाई का आकार बड़ा हो, जहाँ विशिष्टीकरण आवश्यक हो, जहाँ अधिकारों का विकेंद्रीकरण आवश्यक हो, जहाँ मुख्य रूप से एक ही उत्पाद बेचा जाता हो। ठीक है। उसके बाद है डिविजनल संगठन ढांचा। कार्यात्मक में तो क्रियाओं के आधार पर बांटा जाता है, डिविजनल में डिवीजन बना दिए जाते हैं। डिविजनल संगठन ढांचे का अर्थ पूरी संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभक्त करने से है। यदि किसी व्यावसायिक उपक्रम में अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तो कार्यानुसार विभागीकरण के स्थान पर वस्तुओं के अनुसार विभागीकरण को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कार्यानुसार विभागीकरण में ये डर बना रहेगा कि कुछ वस्तुओं के उत्पादन और विपणन पर अधिक ध्यान दे दिया जाएगा और कुछ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, जिससे कुछ उत्पाद अधिक बिकेंगे और कुछ बहुत कम। ऐसे परिणामों से बचने के लिए पूरी संस्था को वस्तुओं के आधार पर अलग अलग डिवीजनों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वस्तु डिवीजन से संबंधित क्रय, विक्रय, विज्ञापन, उत्पादन, वित्तीय आदि कार्य उस डिवीजनल प्रबंधक की देखरेख में किए जाते हैं। ये सभी कार्य सभी डिवीजनों द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। इस संगठन ढांचे को अगले पृष्ठ पर बने चित्र में स्पष्ट किया जाता है। इसमें क्या होगा, सबसे ऊपर अंशधारी होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसे मान लो 2 प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, प्लास्टिक की और धातु की, तो धातु वस्तु डिवीजन अलग से बना देंगे, प्लास्टिक वस्तु डिवीजन अलग से बना देंगे। फिर उनके अपने अपने विभाग होंगे, 4 विभाग इसमें भी होंगे, 4 विभाग उसमें भी होंगे। धातु वस्तु डिवीजन को उत्पादन, विपणन, वित्त और सेवा वर्गीय विभाग में बांटा जाएगा। इसी तरह से 4 विभाग इसके भी होंगे। ठीक है। तो अब इसके गुण और दोष। सबसे पहले लाभ है, फर्स्ट है डिविजनल अध्यक्ष का विकास। प्रत्येक डिविजनल अध्यक्ष अपने उत्पाद से संबंधित सभी कार्य जैसे क्रय, विक्रय, विज्ञापन, उत्पाद, वित्त आदि को देखता है। ये चीज़ एक डिविजनल अध्यक्ष में विभिन्न कौशल विकसित करने में सहायता होती है, क्योंकि उनके अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो अपने अपने सभी डिपार्टमेंट्स को देखेगा। इससे उनमें विभिन्न कौशल विकसित करने में सहायक होती है। डिविजनल परिणामों को आंका जा सकता है, तो एक ही डिवीजन के प्रॉफिट और लॉस को आसानी से पता लगाया जा सकता है और जो अधिक लाभदायक डिवीजन है उसको अधिक महत्व दिया जा सकता है। प्रत्येक डिवीजन की सभी क्रिया स्वतंत्र रूप से की जाती हैं, अतः प्रत्येक डिवीजन के लाभ हानि को अलग अलग आंका जा सकता है। इसी आधार पर लाभदायक डिवीजन को बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है।
इसी के निर्णय प्रत्येक डिवीज़न अपने आप में स्वतंत्र होता है। एक डिवीज़न का प्रबंधक अपने डिवीज़न के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। उसे अन्य डिवीज़न प्रबंधकों से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, अतः निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं और प्रभावी होते हैं। विस्तार में सरलता, प्रत्येक उत्पाद के लिए एक अलग डिवीज़न स्थापित किया जाता है। यदि एक कंपनी एक नया उत्पाद बाजार में लेकर आना चाहती है तो ऐसा पहले से स्थापित डिवीज़नों को छेड़े बिना सरलता से किया जा सकता है, अतः संस्था का विस्तार करना सरल होता है। अब इसके दोष। फर्स्ट है डिवीजनल अध्यक्षों के मध्य संघर्ष। प्रत्येक डिवीजनल अध्यक्ष अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। अपने इस अहम को संतुष्ट करने के लिए वे अधिक से अधिक संसाधनों की मांग करते हैं। यह स्थिति उनके मध्य संघर्ष उत्पन्न करती है। कार्यों में दोहराव, प्रत्येक डिवीजन के लिए सभी क्रियाएं जैसे उत्पादन, विपणन, वित्तीय और सेवा विभाग ये इनकी आवश्यकता होती है और ये बार बार उनकी दोहराई होती रहती है, अतः संसाधनों का दुरुपयोग होता है और संचालन लागत बढ़ती है। स्वार्थी प्रवृत्ति, प्रत्येक डिवीज़न का यह प्रयास रहता है कि वे अच्छा प्रदर्शन करें, यहाँ तक कि ऐसा करने के लिए वे अन्य डिवीज़नों के हितों को भी अनदेखा कर देते हैं। इससे उनकी स्वार्थी प्रवृत्ति झलकती है। उनके ऐसे व्यवहार से पूरी संस्था को हितों को ठेस पहुँचती है। फिर इसकी उपयोगिता कहाँ होगी? जहाँ मुख्य उत्पादों की संख्या एक से अधिक हो, जहाँ अलग अलग निर्माण तकनीक और विपणन की पद्धतियों की आवश्यकता हो और जहाँ संस्था का आकार काफ़ी बड़ा हो। ठीक है। उसके बाद है इनमें डिफरेंस, कार्यात्मक ढांचा और डिविजनल ढांचा। फर्स्ट इसकी स्थापना, कार्यात्मक ढांचा कार्यों के आधार पर, डिविजनल उत्पादों के आधार पर। सेकंड पॉइंट है विशिष्टीकरण, कार्य विशिष्टीकरण और इसमें उत्पाद है विशिष्टीकरण। तीसरा उत्तरदायित्व, विभागीय उत्तरदायित्व निर्धारित करना कठिन, डिविजनल उत्तरदायित्व निर्धारित करना सरल। प्रबंधकीय विकास, विभागीय प्रबंधक केवल एक ही कार्य का विशेषज्ञ होता है, अतः सीमित विकास होता है। डिविजनल प्रबंधक अनेक क्रियाएं देखता है, अतः विकास संभव होता है। फिर है लागत, कार्यों की दोहराई न होने से लागत कम आती है, कार्यों की दोहराव से लागतें अधिक आती है। समन्वय, सभी विभागीय अध्यक्ष अपनी मनमानी करते हैं, अतः समन्वय में कठिनाई होती है। पूरी डिवीजन का एक ही अध्यक्ष होता है जिसे निर्देशन में सभी क्रियाएं होती हैं, अतः समन्वय रहता है। जहाँ मुख्य रूप से एक ही उत्पाद बेचा जाता है वहाँ पर कार्यात्मक ढांचा, और जहाँ मुख्य उत्पादों की संख्या एक से अधिक होती है वहाँ पर डिविजनल संगठन ढांचे का प्रयोग होता है।